cost is least in the forex cards as compared to using your debit card or a credit card or taking cash. पूरे करिए अपने ट्रैवल प्लान, अपनी विश लिस्ट पूरा बनाइए, तो बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस एक कमाना और एक बचाना ही नहीं है। आप में से काफी लोग वेकेशन पर निकल तो गए हैं, लेकिन क्या आपने अपना हॉलिडे बजट के अकॉर्डिंग प्लान करा है? इज योर वेकेशन बजट फ्रेंडली? मतलब आप घूम भी लें और आपकी पॉकेट भी ज्यादा ढीली ना हो। आज हम पॉडकास्ट पर इसी बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे कैसे आप बजट फ्रेंडली वेकेशन प्लान कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू ओ माई फाइनेंस। आई एम योर फाइनेंशियल फ्रेंड चारू गर्ग। आज मेरे साथ बात करने के लिए है नीरज चौहान, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हाय नीरज, वेलकम टू द शो। Thank you, Charu. Thank you for having me on your show. It's lovely to be here again. शुरुआत करने से पहले अपने ऑडियंस को एक बार बता दें, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को सेव कर लें और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। नीरज, पहला सवाल मेरा ये होगा कि समर वेकेशन का टाइम चल रहा है, ऑलमोस्ट अब खत्म ही होने वाली है। काफी लोग घूमने जा रहे हैं और इस बार हमने ये देखा लोग डोमेस्टिक की बजाय इंटरनेशनल ट्रैवल ज्यादा प्लान कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया, दुबई हो गया, यूके हो गया। तो आप हमारे ऑडियंस को बताइए हाउ दे कैन प्लान बजट फ्रेंडली वेकेशन। Definitely, Charu. जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा that this time Indians are traveling overseas a lot more. I would not say that domestic is kind of subdued. No, even if you look at the domestic vacations, we have images from various hill stations that how Indians are flocking there, and to an extent कि कुछ होटलों में जगह भी नहीं है और overbooked हैं, roads jam packed हैं. Having said that, we have to talk about the finance here. So I think एक lesson which is non-financial as well, that if some of us start planning to go on days when there are not such high volumes, ऐसा करने से क्या होता है कि एक तो आपकी cost goes down, you actually enjoy your vacations. So that's one food for thought to begin with. So when it comes to the planning from the financial perspective, so सवाल ये आता है कि हाउ मेनी वेकेशंस इन अ ईयर यू वांट टू टेक। कुछ फैमिलीज हैं जो साल में 2 वेकेशन लेना चाहती हैं, जिसमें से एक उनका डोमेस्टिक होता है और दूसरा इंटरनेशनल होता है। कुछ दोनों ही इंटरनेशनल और कुछ दोनों ही डोमेस्टिक, या कुछ एक ही वेकेशन लेते हैं साल भर में। सो इट ऑल डिपेंड्स हाउ मेनी वेकेशंस यू आर गोइंग टू टेक एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ अमाउंट और मनी विच इज रिक्वायर्ड फॉर दोज वेकेशंस। अगर आप उसको शुरू से प्लान करेंगे तो आपको फाइनेंशियल पिंच नहीं होगा और आपको लास्ट मोमेंट पे पैसा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसको एक बैकवर्ड तरीके से आप प्लान करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपने तय किया कि इस साल हमने 2 वेकेशन करनी है, तो आपकी इंटरनेशनल वेकेशन कहाँ होने वाली है, अगर आपको पहले ही आप उसको सोच लें, या डोमेस्टिक वेकेशन में आप कहाँ जाने वाले हैं, वो डिपेंड करता है आप कब जाने वाले हैं। अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं तो आप पहाड़ों में जाएंगे, अगर आप सर्दियों पे जा रहे हैं तो मोस्ट लाइकली आप बीचेस पे जाएंगे, या अगर आपके कोई और हॉबीज हैं आप उस हिसाब से अपना वेकेशन प्लान करेंगे। तो जब आप वेकेशन प्लान करते हैं तो आपकी ट्रैवल कॉस्ट कितनी होने वाली है, डोमेस्टिक की अलग होगी, इंटरनेशनल की अलग होगी, क्योंकि इंटरनेशनल में आपकी फ्लाइट्स, वीजा, इंश्योरेंस, वो सब चीजें भी इंक्लूड हो जाती हैं। डोमेस्टिक में आप किस तरीके का वेकेशन है, वो लग्जरी वेकेशन है तो उसकी कॉस्टिंग अलग होगा, और अगर आपका वेकेशन बजट वेकेशन है तो उसका वेकेशन खर्चा अलग होगा। तो अगर आप पहले लिख लें बेसिस कि आप किस तरीके का वेकेशन करने वाले हैं और उसको पहले से ही अपनी कॉस्ट को डिसाइड कर लें, I think that is a better way to plan your vacations, which is not going to pinch you. Exactly, planning तो पहले से ही करनी चाहिए, बट नीरज कई बार हो जाता है हम प्लान करते हैं और लास्ट मोमेंट वो हो नहीं पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने पहले से ही, ऑफ कोर्स अगर हम ओवरसीज का प्लान कर रहे हैं 6 मंथ्स पहले हमने प्लान कर लिया, बट ड्यू टू सम रीजन, क्योंकि हमने देखा अभी जो है कोविड के बाद देखें स्पेशली जो फ्लाइट के रेट्स इतने ज्यादा बढ़े हैं। पहले एवरीबडी इट्स लाइक कि गोइंग ओवरसीज नॉर्मल था, बट अभी आफ्टर कोविड बहुत ज्यादा ये कॉस्टली हो गया है दिस ट्रैवल। सो मतलब तो कॉर्पस कितना रखना चाहिए कि मंथली 10,000 सेव करें, 5,000 सेव करें, मतलब कितना कॉर्पस आपके पास होना चाहिए? देखिए चारू, आपने जो कहा दैट्स
exactly what has happened last 2 years post COVID. Lot of people have started splurging. A lot of people have started buying luxury cars. A lot of people have started doing vacations, which and they'll do luxury vacations now. And it's like kal ho na ho. After COVID, that's something which has gone to the जिंदगी ना mind of मिलेगी people. दोबारा. Yeah. So, but we have to keep a balance, right? And to keep that balance, when you say that cost has gone up, yes, costs of flights, costs of accommodations have drastically gone up post COVID because there is so much of demand. That's one. So when you say कि 5,000 इन्वेस्ट करना चाहिए या 10,000 के महीने के हिसाब से करना, इट ऑल डिपेंड्स कि फाइनल कॉस्ट क्या होने वाली है. फॉर एग्जांपल, आज अगर आप कोई भी एक डोमेस्टिक वेकेशन लेते हैं तो वो कोई 50,000 लाख कम से कम चाहिए किसी भी डोमेस्टिक वेकेशन के लिए. और जब आप इंटरनेशनल वेकेशन लेते हैं तो कहीं ना कहीं 2 लाख से लेकर के 4-5 लाख तक का खर्चा आपका है. सो अगर आपका 5 लाख का साल में खर्चा एक होने वाला है तो आप डिवाइडेड बाय 12 करिए, तो आपको 40,000 रुपये महीना सेव करना पड़ेगा फॉर योर वेकेशन, ओनली फॉर इंटरनेशनल वंस, राइट. प्लस आपको 10-15% का एक इमरजेंसी फंड भी क्रिएट करना पड़ेगा. समटाइम यू गो ओवरबोर्ड. और जब आप ये प्लानिंग करते हैं तो उस प्लानिंग में कुछ चीजें हम भूल जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेशनल वेकेशन में आपकी वीजा कॉस्ट आनी है, आपका टैक्सेस आने हैं, आपके फॉरेक्स कार्ड के खर्चे आने हैं, और जो आप एक्टिविटीज वहां पे करने वाले हैं, समटाइम्स वी डोंट लुक एट इट. वो दे आर एक्स्ट्रा कॉस्ट, राइट. इट इज नॉट ओनली जस्ट अबाउट योर फूडिंग, or it is not about your accommodation or the travel. It is far beyond, because you are going for an experience, right? So it's and for those experience there is a cost. तो अगर आप उस सबको टोटल करें और लेट्स से साल में 5 लाख का खर्चा है और आप आज से ही 40,000 रुपये पर मंथ सेव करना शुरू कर दें इन म्यूचुअल फंड और समथिंग लाइक दैट, तो आपको टेंशन नहीं होगा कि मेरा खर्चा कम होने वाला है या ज्यादा होने वाला है. ये 5 लाख का बजट, अगर वो 6 लाख का बजट है, अकॉर्डिंगली आप उसको अपना मंथली कंट्रीब्यूशन चेंज कर लें, एंड देन यू कैन पुल आउट दैट मनी एंड हैव योर वेकेशन. सो इट्स नॉट पिंचिंग ऑन दैट पर्टिकुलर मंथ व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रैवल, बट ऑलवेज प्रेफर टू कीप एटलीस्ट 20-30% मोर देन योर एस्टिमेटेड कॉस्ट टू टेक केयर ऑफ एनी सच इवेंट. जैसे आप बात कर रहे हैं कोविड के बाद खर्चे बढ़ गए या कोविड के बाद एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो आप बफर रखिए 20%. जो भी आपने बजटिंग किया उसको 20% से ज्यादा कर लीजिए. Exactly, Neeraj. Saving is essential for the advanced planning if you're planning for any holiday, be it domestic or be it international. But what if after the saving, if we are short of the funds? So, many youth, they think that we take loan for the travel. So, the personal loan. So, is that feasible? As a planner, no, it's a big no. See, why to take loan? Then you change your destination maybe, or you just defer your vacations for some more time. Loan लेकर के, कर्जा लेकर के घूमने जाना is not sensible until unless it is an emergency, right? And you don't have money and you have to travel for emergency. That's a different situation. Yeah. But if it is a planned vacation and you are short of some money, probably it's good to defer by 2 or 3 months so that you accumulate that much money again more, and then you travel. So it's better. And as I said कि आप 20-30% पहले से ही बफर लेकर के चलिए, आप उतना ज्यादा सेव कीजिए. So I think all these expenditures should be as per your budget, as per your pocket. अगर आपकी पॉकेट नहीं अलाउ कर रही है तो it can be sometime later to have a vacation which comes to your budget, which comes in your pocket. Go for that. Not having a personal loan or a travel loan or something like that doesn't justify it, and it doesn't show the financial prudence as well. Exactly, very true. Neeraj, my next question, we're talking about the credit cards, क्योंकि हमने जो है वीडियो भी करा था इस पे, अपने ऑडियंस को बताया था कि हाउ टू अवेल बेनिफिट्स फ्रॉम क्रेडिट कार्ड्स. सो व्हाट डू यू से फॉर दैट? क्योंकि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं जो ट्रैवल रिवॉर्ड्स देते हैं, बोनस पॉइंट्स होते हैं. सो हाउ वन कैन टेक एडवांटेज आउट ऑफ दैट? देखिए, जो भी फ्री मिले दैट इज वेलकम, right? And there are various travel cards which give you miles, which give you points, and they're exclusively for travel, right? If you have that card, use it because you can definitely have something out of it. But of course, not everything is free. There are no free lunches. Yeah, there are no free lunches, and generally what we say is that free lunches are only in the mouse traps. So avoid that, right? Yes. But yeah, I think you need to look at diligently. Are they really free? And what is, because sometimes there is a cost of joining fees. It's there, right?
annual fees is there. So how much you are really getting out of it? मान लीजिए आपने एक कार्ड लिया जिसमें for every 100 rupees you spend you get 1 point. So 1 रुपया मिला technically आपको is the 1%, right? Some cards might give you 1.5 or 2. लेकिन आपने ज्वाइनिंग फीस दे दिया 20,000, 25,000, 50,000 रुपया. सो 25,000 रुपया को वापस रिकवर करने में हाउ मच स्पेंड यू वांट टू हैव, वो तो तब होगा जब आपकी ज्वाइनिंग फीस उससे निकलेगी एंड देन योर एनुअल फीस. सो वी नीड टू डू अवर मैथ प्रॉपरली, राइट, बिफोर बीइंग lured by such cards. If they are truly giving value for your money, go for it. If it is not, then there's no point. And sometimes you are stuck with them. For example, if some card has their relationship with a particular airline, maybe you'll have to choose that airline only to get those awards. Or some preferred vendors, you may have to go for those vendors, and those vendors could be pricey, and the pricing between a normal service provider and them could be higher. So you have to have that kind of a acumen to look at it. कि भाई ऐसा तो नहीं है कि मेरे पैसे ही मुझे वापस मिल रहे हैं, जितने मैंने दिए उतने भी नहीं मिल रहे हैं, और कहने के लिए मेरे को फ्री रिवार्ड्स और फ्री सब कुछ मिल रहा है. सो ऐसा देख लें एंड देन ओनली यूज इट. नेक्स्ट नीरज, मैं ट्रैवल इंश्योरेंस की बात करूंगी क्योंकि ज्यादातर लोग जो है अवेयर नहीं है ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में. सो व्हाट डू यू से फॉर द बजट ट्रैवलर्स एंड व्हाट शुड दे लुक इन एग्जैक्टली बिफोर टेकिंग अ पॉलिसी? So, travel insurance is an important part of any international travel, precisely because there can be trip cancellation for any reason. There can be flight curtailment. There can be some kind of a medical emergency when you are traveling. And spending out of your pocket is the last thing which you will have in mind. And believe you me, when there is some hospitalization in the developed nations, for example, maybe US and Europe's medical costs are so high, one can go bankrupt. So even if you say that a normal cost of treatment in India is for something, let's say lakh rupees, the same treatment in US would cost 50 lakhs. So which situation do you like to be in? Be prepared by paying a small amount of premiums or shelling out of 15, 20, 25 lakhs if there is an emergency. That's one. Secondly, I give you an example. One of our client during the COVID times, after the COVID rather, had a policy because he had some travel plans, but somehow he got medically ill here in the country. And the policy has a clause that if due to medical reasons you are unable to travel, they will reimburse your flight cost if it is non-refundable and the hotel bookings if it is non-refundable. So just paying some amount, he could actually ensure that if something happens, he don't have to shell out the money without traveling, right? So there are various benefits to it. You have accidental coverage there. You have home insurance there. So hijack conditions in the policy. You have medical expenditures covered. You have accidental coverages. You have loss of passport covered. You have flight cancellation covered. So there's so many benefits and premiums are not huge. So there's no brainer to have a overseas travel insurance while you are traveling. So talking about the overseas travel only, what about the Forex cards? How one can use that? So, the cost of foreign currency, because there is a cost when you exchange your rupee to any foreign currency, there is a cost to it. So the cost is least in the Forex cards as compared to using your debit card or a credit card or taking cash. Taking cash definitely has a risk of being stolen or something happen, but at least the Forex card, all those risks are not there and you are paying lesser as a conversion charges. So it definitely makes sense to have a Forex card. Do carry some cash, but not entirely into Forex, but majorly use Forex card there. So that will help you to be better off than using cash or a credit, because each credit card or debit card, one has a transaction fee to it, then the conversion charges to it. You pay more, right? Though it could be convenient, but Forex card is equally convenient, and it's good to have a Forex card rather than just using your debit card or a credit card. Last question, Neeraj. Quick do's and don'ts for the travel plan. So I think one should plan early to secure the best deals, because there are many a times there are good deals which are available. Keep vigilant. Set realistic budget and try to adhere to it. That's another.
And then you can also research your destination where you want to go and look at the cost effective options, plan it well in advance. Use your travel rewards if you have any, if you have any card which is existing and you are not buying just for sake of travel. Use the points wherever it is possible, and definitely keep at least 15 to 20% buffer of your total cost which you are planning to spend as an emergency fund or the escalation charges, whatever you call it, but keep a buffer of at least 20 to 30% more. And if I come to the don'ts part of it, probably as I strongly said that don't take personal loans or loans for to fund your vacation is a big no-no for us. Don't overspend on non-essentials. Try to be within your budget, within your limits. Don't neglect travel insurance, which you touched upon and which is very, very crucial and important, because it's always good to be prepared by paying a small premium rather than the unknown ones, how much cost you may have to incur if there is a hospitalization or some emergency like that. Avoid doing last minute bookings or the reservations, because generally they are pricier, they are costly as compared to the planned ones. And of course, when you travel, sometimes it is better to give heads up to your banker as well that you are traveling, so that it's if there is any activity in your bank account, they can look at it. So I think that's do's and don'ts from my side. And very important, don't just save and only save. Make use of that, right? कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना बजट जो है आप अपना पोर्टफोलियो ही बनाते रह जाएं, आप उसको खर्चा ना करें, राइट? सो Of course, आप अपने ड्रीम्स पूरे करिए, अपने ट्रैवल प्लान, अपनी विश लिस्ट पूरा बनाइए. सो बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बस एक कमाना और एक बचाना ही नहीं है, राइट? of course, Charu, as a lot of priest and the spiritual leader says, and Lord Buddha said, "Madhya mein raho." And when it says "Madhya mein raho" means keep balance, which is very important financially. So don't just be in YOLO, right? But at the same time, don't be miser. So Yeah. have experiences in life, live a good life, and be financially free, and keep the financial prudence at the top of it. So it has to be balanced life. Enjoy your life at the same time. Save for your financial freedom. Save for a future. You'll be good. थैंक यू सो मच नीरज, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके. Thank you so much, Charu. Thanks once again for having me on the show. Really, really good. आज इस पॉडकास्ट में इतना ही. सारे डूज एंड डोंट्स आपको बता ही दिए हैं कि आप कैसे ट्रैवल प्लान कर सकते हैं. आप एडवांस में करिए, अपना अच्छा कॉर्पस बना के चलिए. तो आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ओ माय फाइनेंस को. टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग.